नमस्कार, एसके ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भौतिक प्रदेश उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज एक ही क्लास में पूरे टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ आपके सामने कथन है, इनमें से सही कथन का अपन को चयन करना है। पहला कथन पढ़ते हैं कि राजस्थान राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, यानी कि मरुस्थल है 61.11% भूभाग में। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर है कि राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, तो ये बात गलत है। लगभग 9.1% भूभाग पर है। इसका सही जवाब है 9.1% भूभाग पर, तो ये बात गलत हो गई। फिर है राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, तो ये भी गलत है। 23.3 है, 23.3% भूभाग पर पूर्व का मैदान स्थित है। फिर अगली है कि राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है, तो ये भी गलत बात है। 6.49 होगा, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, तो केवल ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें है मरुस्थल हो गया पहला, तो दूसरा हो गया अरावली प्रदेश, तीसरा हो गया पूर्व के मैदान, और चौथा हो गया दक्षिण के पठार। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। ये पश्चिम के मरुस्थल हो गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? तो इनमें से बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है? जो चंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बरखान कहा जाता है, ये अर्धचंद्राकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बालुका स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? तो मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है, जो कि सर्वाधिक नुकसानदायक बालुका स्तूप है। तो ये कौन सा होगा? तो ये बरखान होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इनमें से थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बरखान भी है राजस्थान में, तारा बालुका स्तूप भी है, पैराबोलिक भी है, लेकिन घोरांडू नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन सा बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है? तो पैराबोलिक बालुका स्तूप है, अभी हमने चर्चा की, तो ये सही है। बरखान भी है, तारा भी है, इंसलबर्ग नहीं है, इंसलबर्ग बालुका स्तूप नहीं है। ये एक पर्वतीय द्वीप है, पर्वत है। इंसलबर्ग क्या है? एक पर्वत है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है? तो पश्चिमी मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है, तो ऐसे समझो कि मैदान को जो अलग करती है उस सीमा का 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो पश्चिमी मरुस्थल और पूर्व का मैदान, इनको जो अलग करती है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है, लेकिन जो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, इनको जो अलग करती है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीप एक है, तो सीप इनमें से क्या है? तो सीप
है वो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। सीप एक प्रकार की अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो सीप का विस्तार है जैसलमेर, जैसलमेर के रामगढ़ में, जैसलमेर के रामगढ़ में, और जैसलमेर के रामगढ़ के साथ में जोधपुर और बाड़मेर जिलों में, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में। तो सीप एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है जिसका विस्तार जैसलमेर के रामगढ़, जोधपुर और बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मैदानी भाग में उपजाऊ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के जो मैदानी भाग है उसमें उपजाऊ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा रोही। ऑप्शन ए रोही। तो ये रोही क्या है, बाढ़ के जो मैदान होते हैं उनमें से जो उपजाऊ क्षेत्र होता है जहाँ से बाढ़ बहकर जाता है उसे रोही कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो जैसे लूणी, तो जवाई बेसिन और गोडवाड़ प्रदेश, तो बिल्कुल सही है। लूणी और जवाई बेसिन ये गोडवाड़ प्रदेश का हिस्सा है। चंबल बेसिन की जो भूमि है उसे उत्खात भूमि कहा जाता है, ये भी सही बात है। माई बेसिन के मैदानों को छप्पन का मैदान कहा जाता है, ये भी सही बात है। लेकिन बनास बेसिन को बांगड़ प्रदेश नहीं कहा जाता है। तो बनास बेसिन को बांगड़ प्रदेश नहीं कहा जाता है, इसे खेराड़ या माल खेराड़ प्रदेश कहा जाता है। इसे कौन सा प्रदेश कहते हैं, खेराड़ या माल खेराड़, माल खेराड़ प्रदेश कहते हैं। तो ये इसका सही जवाब होगा जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। तो ये डेगाना, बिलाड़ा, पाली, डेगाना जो कि नागौर का हिस्सा है, तो ये लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश का भाग है। तो लूणी बेसिन के भाग है। तो लूणी बेसिन में कौन कौन से भाग आते हैं, तो नागौर, पाली, जालोर, सिरोही और जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है। तो लूणी बेसिन है। तो डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर ये लूणी बेसिन के भाग है। अगला क्वेश्चन है कि लाठी फॉर्मेशन की उम्र क्या है। तो ये आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। जो राजस्थान में जैसलमेर में लाठी सीरीज है उसकी जो उम्र है इनमें से वो कौन सी है। तो ये जुरासिक काल के हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, जुरासिक काल के हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है। तो आकल कास्ट जीवाश्म पार्क ये जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, जैसलमेर में। और ये जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर है, जो कि यहाँ पर एक जीवाश्म पार्क है, जीवाश्म पार्क है। और यहाँ 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधे के जीवाश्म पाए जाते हैं। 18 करोड़ पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बरखान बालुका स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो बरखान बालुका स्तूप है जो प्रधानतः राजस्थान के 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जो बरखान बालुका स्तूप है वो 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जो जाना जाता है वो शेखावाटी क्षेत्र है। तो शेखावाटी क्षेत्र अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान स्थित है। तो घग्गर का मैदान राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में घग्गर का मैदान स्थित है। और घग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं, हकरा कहते हैं, द्वेषवती कहते हैं, प्राचीन नाम सरस्वती था। और ये ऐसा माना जाता है कि इसका विस्तार पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक होता है और ये अभी वर्तमान में बटनेर के पास ही लुप्त हो जाती है। तो इसका घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से होता है। तो घग्गर नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। तो ये घग्गर नदी के बारे में था। अगला क्वेश्चन, लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है। तो लूणी जवाई बेसिन अभी हमने पढ़ा था, इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। और छप्पन का मैदान जो कि कहाँ स्थित है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य है।
घग्गर का मैदान हमने अभी पढ़ा था, जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर के मध्य है। हनुमानगढ़ और गंगानगर के मध्य है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, जो कि 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर 40% जनसंख्या है, 40% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ वन है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, यहाँ की मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी है। इसका उद्भव प्लीस्टोसिन उत्तर के काल में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। तो लगभग ये 61.11% भूभाग पर है, पूरा आपको याद रखना है। और लगभग यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा थार के मरुस्थल के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने है, जैसे घग्गर को मृत नदी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बोराट क्या है? फटार है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन नागपानी अरावली दर्रा नहीं है। नागपानी दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित है, तो ये गलत बात होगा। शेर अरावली चोटी है, जिसकी शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। और वो कहाँ स्थित है? शेर सिरोही में स्थित है, तो शेर अरावली चोटी है, ये भी सही बात है। बोराट क्या है? बोराट का पठार है, जो कि गोगुंदा उदयपुर में स्थित है, तो ये भी सही बात है। घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं, द्वेषदती नदी कहते हैं, सरस्वती नदी कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो जुरासिक युग की चट्टानें, जैसे कि अपन ने बात किया था कि जैसलमेर में है, जो कि आकलवुड फॉरेंसिक पार्क है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले होंगे। तो जैसलमेर और बाड़मेर इसका सही जवाब है। आकलवुड पार्क है वहाँ पर, जहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पूर्व के पेड़ पौधों की जीवाश्म मिले हैं। तो ये जुरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बांगड़ प्रदेश शेखावाटी प्रदेश का विस्तार है। बांगड़ प्रदेश यानी कि शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, तो इनमें से कौन सा है जो कि बांगड़ प्रदेश में नहीं है? तो सीकर भी है, झुंझुनू भी है, चूरू भी है, लेकिन राजसमंद नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजसमंद। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक भूभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो इनमें से थार मरुस्थल किसमें है? तो अपन ने पढ़ा था कि लूणी बेसिन थार मरुस्थल का भाग है। थार का जो मरुस्थल 61.11% भूभाग पर है, जिसमें लूणी बेसिन और नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर मैदान ये आते हैं। तो इसमें से लूणी बेसिन हो गया। अगला क्वेश्चन, प्लाया जिले राजस्थान के किस भौतिक अंचल से मिलती है? तो प्लाया जिले राजस्थान के किस भौतिक अंचल से मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा थार का मरुस्थल। नहीं हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी PDF आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, तो यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्लाया जिलों की रचना कहाँ हुई है? तो अभी हमने पढ़ा प्लाया जिले जो कि राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित है। तो इनकी उत्पत्ति ही मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, जिनसे मुक्त है, उस क्षेत्र में हुई है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्लाया जिले मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में वर्षा आधारित अस्थायी जिले हैं, जो कि सर्वाधिक प्लाया जिले जैसलमेर में पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन, लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। तो लूणी का जो उत्तरी क्षेत्र है, लूणी बेसिन का जो उत्तरी क्षेत्र है, वो थली प्रदेश कहलाता है। तो वो थली प्रदेश कहलाता है, ये आपको याद रखना है। लूणी का उत्तरी क्षेत्र थली प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाप बोल्डर युग से संबंधित है। तो बाप बोल्डर युग किस युग से संबंधित है? तो ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। बाप बोल्डर युग कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। ये जोधपुर में है। बाप बोल्डर जोधपुर से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, जोधपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है? तो एक लाठी थार के मरुस्थल में जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा के किनारे 60 किलोमीटर लंबी एक सीरीज है, जो कि भूमिगत जल पट्टी है। जो लाठी क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, जैसलमेर जिले से संबंधित है। ये 60 किलोमीटर लंबी है, ये भी आपको याद रखना है, 60 किलोमीटर लंबी है। और इस पर सेवन घास मिलती है, सेवन घास यहाँ पर पाई जाती है। फिर आपको
निम्न में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो ये अपन को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम ढूंढना है। तो अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले बात करते हैं सज्जनगढ़ की, जो कि उदयपुर में है। इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। फिर आ गया सायरा, ये उदयपुर में है, इसकी 900 मीटर। फिर आ गया नागपानी, जो कि भी उदयपुर में है, इसकी 867 मीटर। फिर आ गया गोगुंदा, इसकी 840 मीटर, ये भी उदयपुर में है, 840 मीटर, ये भी उदयपुर में है। तो ये इसका घटता हुआ क्रम ही आ गया। तो ये ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यानी कि पहले सज्जनगढ़ 938 मीटर जो उदयपुर में है, सायरा जो कि 900 मीटर वो भी उदयपुर में ही है, नागपानी उदयपुर में 867 मीटर, और गोगुंदा 840 मीटर वो भी उदयपुर में है। तो ये इनका अवरोही क्रम हो गया। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली की किस प्रदेश का भाग है? तो गुरु शिखर है वो दक्षिण अरावली का भाग है, जो कि 1722 या कई जगह 1727 आता है, 1722 और 27 आता है। तो ये दक्षिण अरावली का है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि कहाँ स्थित है? सिरोही। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? सिरोही में। सिरोही में। और कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। संतों का शिखर कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। संतों का शिखर किसने कहा था? तो कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर 1727 मीटर है, तो ये सही होगा। अगर 22 भी लिखा हुआ है तो वो भी सही है, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है, दक्षिण अरावली क्षेत्र का भाग है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी है, जो कि 5 मीटर है। तो ऊंचाई तो 1722 हो गई, लेकिन वो अगर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है उसको भी काउंट करें तो ये 1727 मीटर ऊंची हो गई। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो अरावली ही है, यानी कि सबसे ओल्ड है वो अरावली है। ये आपको याद रखना, अरावली है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 9.1% भूभाग पर है, जहाँ पर 10% जनसंख्या रहती है। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जलवायु की बात करें तो उपाद्र प्रकार की जलवायु है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सी चोटी है जो कि उत्तरी अरावली में नहीं स्थित है? तो बात करें रघुनाथगढ़, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये सीकर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। 1055 मीटर है। बिलाली कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। ये भी याद रखना है, जिसकी 775 मीटर है। बरवाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। बरवाड़ा कहाँ स्थित है? तो जयपुर में, जिसकी 986 मीटर है। तो जो सज्जनगढ़ है हमने अभी पढ़ा था उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जिसकी ऊंचाई 938 मीटर है। तो ये उत्तरी अरावली में नहीं है, ये दक्षिण अरावली में है। ये दक्षिण अरावली में है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न जिलों में से कौन से जिले में अरावली का विस्तार ही नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अरावली का विस्तार ही नहीं है? तो सीकर जिले में अरावली का विस्तार है, झुंझुनू जिले में अरावली का विस्तार है, अलवर जिले में अरावली का विस्तार है, लेकिन जालोर जिले में अरावली का विस्तार नहीं है। अगला क्वेश्चन, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर के बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो शेर है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये सिरोही में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई पूछी है तो ये 1597 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये भी सिरोही में स्थित है। और पहली तो गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है, वो भी सिरोही में ही है। गुरु शिखर भी माउंट आबू सिरोही में ही है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अरावली की कुल लंबाई
कुल लंबाई अपन को पूछे जो कि गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है वो 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर कहाँ है? राजस्थान में। तो अरावली का लगभग 80% भाग राजस्थान में है, 80% भाग राजस्थान में है। पूरी लंबाई गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक तो 692 किलोमीटर है, उसमें से राजस्थान की 550 किलोमीटर है, यानी कि 80% भाग राजस्थान में आता है अरावली का। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है तो किस रूप में अरावली पर्वत वर्तमान में विद्यमान है? तो अरावली का उद्गम होता है वो कौन से युग में होता है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो अपन जान लेते हैं। वो होता है प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का उद्गम प्री कैम्ब्रियन युग में होता है, और ये वर्तमान में जो है वो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो राजस्थान की परिक्षेप में बात की है, लेकिन यदि संपूर्ण लंबाई की बात करें तो वो 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 550 किलोमीटर है। लगभग 80% भूभाग पर अरावली है, जो लगभग 13 जिलों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। तो अरावली जो पर्वत है उसके संबंध में अपन को गलत तथ्य की पहचान करनी है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि ये विश्व की प्राचीन पर्वतों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, प्राचीन पर्वत है। इसकी कुल लंबाई 820 है, जो कि गलत है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, और इसमें से राजस्थान से 550 किलोमीटर है। तो ये बात गलत हुई। और अगली है, इसका अक्षांश विस्तार राजस्थान राज्य में। बिल्कुल सही बात है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी बिल्कुल सही बात है, गुरु शिखर भी है। अगला क्वेश्चन, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? तो सेंदड़ा स्टेशन सबसे पहले जान लेते हैं, सेंदड़ा स्टेशन कहाँ है? तो सेंदड़ा स्टेशन कहाँ है? पाली में। और यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो यहाँ पर सर्पिलाकार आकृति की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, जो कि पंचमुखी त्रिमुखी है। तो यहाँ पर किस प्रकार की? जो सर्प के आकार की पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो अपन ने पढ़ा था कि अरावली किस युग की है, तो वो प्री कैम्ब्रियन युग की है। तो राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन युग का जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था A.M. हेरोन द्वारा किया गया था। A.M. हेरोन द्वारा किया गया था। A.M. हेरोन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में मालवा का पठार है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से संबंधित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से संबंधित है। मालवा का पठार गुजरात से संबंधित है, जो कि अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रोजा भाकर शिखर है जिसकी ऊंचाई है 730 मीटर। रोजा भाकर की कितनी है? 730 मीटर। तो ये राजस्थान के जालोर जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, जो कि भाकर शब्द जुड़ा हुआ हो किसी पहाड़ी के या शिखर के, जैसे रोजा भाकर, इसरान भाकर, झारोल भाकर, तो ये सब जालोर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। तो जालोर की जो पहाड़ियां हैं उसमें सबसे ऊंची कौन सी है? तो अपन ने पढ़ा था अभी रोजा भाकर, जो कि 730 मीटर है रोजा भाकर। और जो कि इसरान भाकर है वो 839 मीटर है। इसरान भाकर 839 है। जो कि संतूर पहाड़ी है ये 353 है। संतूर पहाड़ी 353 मीटर है। और झारोल पहाड़ है वो 589 मीटर है। तो इसका सही जवाब होगा इसरान भाकर 839 मीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। ये सिरोही में है। तो उड़िया का पठार जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। 1360 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? तो ये सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार की बात करें तो वो है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर, जो कि सिरोही में स्थित है। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो ये अपन ने अभी पढ़ लिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सिरोही में उड़िया का पठार है, जिसकी सर्वोच्च ऊंचाई है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ी को क्या कहते हैं?
तो बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो बूंदी में जो पहाड़ें स्थित है उसे आड़ा वाला पर्वत कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, आड़ा वाला पर्वत जो कि बूंदी में। और अपन बात करें डोरा पर्वत, तो ये कहाँ स्थित है? जालौर में। डोरा पर्वत कहाँ स्थित है? जालौर में। जो गिरवा है वो उदयपुर में जो तस्करीनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं, ये भी अपन को याद रखना है। गिरवा, उदयपुर में जो तस्करीनुमा पहाड़ियाँ होती है उसे गिरवा कहते हैं। तस्करीनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। और डोरा पर्वत जालौर। बूंदी जिले की बात करें तो आड़ा वाला पर्वत। अगला क्वेश्चन, 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? तो 56 की पहाड़ियों की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, बाड़मेर जिले से संबंधित है। अगर 56 की पहाड़ियाँ की बात करें तो बाड़मेर, लेकिन अगर 56 के मैदान की बात करें, 56 का मैदान तो वो हो गया 56 का मैदान तो वो हो गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 56 का मैदान हो गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, सूरा घाट एवं शिवपुर घाट कहाँ स्थित है? तो ये सूरा घाट व शिवपुर घाट है वो कहाँ स्थित है? तो ये ब्यावर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ब्यावर में। अब अरावली के संदर्भ में बात करिए तो ब्यावर मध्य अरावली का हिस्सा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, बोराट का पठार किन के मध्य है? तो बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। तो बोराट के पठार जो कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में है, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल क्या है? तो ऊपरमाल है वो है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है ऊपरमाल। तो जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें भी ऊपरमाल आता है, उसी की चर्चा की है। तो वो चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्करीनुमा पहाड़ियाँ जो कि गिरवा कहलाती है वो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी गुरु शिखर को कहा था और हिंदू ओलंपस माउंट आबू को कहा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा था क्योंकि ये समुद्र से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग भी माना जाता है। और माउंट आबू ऐसा हिल स्टेशन है जिस पर हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और गुरु शिखर भी है यहाँ जिसकी सर्वोच्च ऊंचाई है 1727 मीटर। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए इनमें से उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है जिसे बैंडलैंड भी कहते हैं? तो चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो ही इस उत्खात भूमि से संबंधित है जिसे बैडलैंड कहते हैं। बैडलैंड है जो उत्खात भूमि है तो वो चंबल बेसिन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चंबल नदी का अपन को पता है उद्गम जाना पाव की पहाड़ियाँ एमपी से होती है, राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, राजस्थान में 135 किलोमीटर है। और चंबल नदी सर्वाधिक अवलानिका अपर्दन करती है, सबसे ज़्यादा बैंडलैंड भूमि इसकी बीहेड के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है तो ये चंबल बेसिन का, ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो इनमें 1-2 जिले और अपन ऐड कर सकते हैं जैसे चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ये जिले शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो बनास बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली का जो मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है। तो मालपुरा करौली का मैदान अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर ये बनास बेसिन के हैं। इनमें से अगर बात करें तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर ये सभी बनास बेसिन के भाग है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। तो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, जिसमें अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और जयपुर जिले आते हैं, क्योंकि इसमें जलोढ़ दोमट मिट्टी होती है जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है और यहाँ नदियों का भी बहाव है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसे मेवल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, उसे मेवल कहा जाता है। गिरवा हमने अभी पढ़ा था जो कि उदयपुर से संबंधित है। जो तस्करी नुमा पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें गिरवा कहते हैं। भाकर जो कि सिरोही क्षेत्र से हैं, सिरोही क्षेत्र में भाकर यानी जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है उसे भाखड़ कहते हैं। कांठल जो कि प्रतापगढ़ से संबंधित है, प्रतापगढ़ से संबंधित है। और ये कांठल माही नदी का जो किनारा है उससे भी संबंधित है। माही नदी का किनारा उससे भी संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा है बांसवाड़ा डूंगर के मध्य भूभाग को क्या कहते हैं? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को मेवल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आपके सामने इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये तो सही बात है। मेवात में अलवर, भरतपुर और डीग जो नया जिला है वो भी आता है, तो ये भी सही बात है। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जिले आते हैं, तो ये भी सही बात है। लेकिन भौमट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ नहीं है। भौमट है वो है उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। भौमट है उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही, ये भौमट का हिस्सा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विंध्य कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्य कगार भूमि है जो कि चंबल और बनास के मध्य स्थित भूमि है, जो कि बालूका पत्थरों की चट्टानों से निर्मित है। तो इसका सही जवाब होगा, बालूका पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। और ये विंध्य कगार भूमि किन के मध्य है? तो ये भी याद रखना है, चंबल और बनास नदी बेसिन के मध्य हैं। बनास नदी बेसिन के मध्य हैं और इनके मध्य हैं, और बालू का पत्थर चट्टान से निर्मित होगा। सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य कगार भूमि किसका हिस्सा है? तो अपन बात करें जैसे चंबल और बनास की बात कर ली, लेकिन इनमें से जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का पठार, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ये जिले आते हैं, तो वहाँ का कगार भूमियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुकंदरा पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो ये विंध्य कगार का हिस्सा है, जो हाड़ौती का हिस्सा है इसी का हिस्सा है। जो विंध्य पहाड़ियाँ होगी तो राजस्थान की मुकंदरा की पहाड़ियाँ भी इन्हीं का हिस्सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विंध्य पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं, तो इनमें से कौन कौन से दो भाग है दक्षिण पूर्वी पठार के? तो दक्षिण पूर्वी पठार जिसे कहते हैं हाड़ौती का भी पठार कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कौन से युग से हुई है? यह भी कई बार पूछा जाता है। तो ये क्रेटेशियस युग से उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। और दो भाग हैं इसके, उसमें एक भाग है विंध्य का पठार, दूसरा है दक्कन का पठार। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, जो कि 6.39% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसमें 11% जनसंख्या है। और ये हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डग गंगाधर उच्च भूमियाँ कहाँ अवस्थित है? तो ये भी हाड़ौती के पठार का भाग है। तो हाड़ौती का पठार, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये हमारा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी आपको PDF चाहिए तो आपको यहाँ पर इसकी PDF मिलेगी। धन्यवाद।